गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में संसद का जिक्र किया था जो आर्टिकल 79 में आती है। आज हम जिक्र करेंगे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को हम लोग एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में ज़्यादा कुछ नहीं होता। दोनों चीज़ों को अगर एक साथ समझेंगे तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और याद भी आसानी से रहेगा। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम लोकसभा। लोकसभा का जिक्र जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 81 में मिलता है और राज्यसभा का 80 में। ठीक, और संसद का 79 में, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया ही थे आपको। अब हम इसमें देखते हैं जनता का प्रत्यक्ष चुनाव। इसमें जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो है मतलब इसे जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता का अप्रत्यक्ष चुनाव, इसमें जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। ठीक, इसमें दोनों चीज़ें हम कंपेयर करके चलेंगे क्योंकि दोनों चीज़ें लगभग सेम टॉपिक से रिलेटेड रहती हैं। इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, लोकप्रिय नंबर 2 पे आते हैं लोकप्रिय एवं चर्चित सदन। इसे लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है जो पावर ज़्यादा होती है और इसमें पावर कम होती है। इसमें शिक्षित लोगों के लिए जगह होती है, लेकिन इसमें जो है हमारे जो भी नेता वगैरह चुने जाते हैं, सांसद वगैरह, तो वो इसी में जाते हैं, लोकसभा में चुने जाते हैं। ठीक, ये शिक्षितों का होता है। इसमें कोई भी जो जनता के द्वारा चुना जाएगा वो आ जाता है। ठीक, इसका कार्यकाल लोकसभा के प्रतिनिधित्व सांसदों का, लोकसभा के जो अध्यक्ष लोग होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह जो है स्थायी नहीं होता है, मतलब समय से पहले इन्हें जो है हटाया जा सकता है। जैसे कि पूर्ण बहुमत के आधार पर अब किसी का बहुमत कम हो गया, कोई मर गया या मतलब किसी ने इस्तीफा वगैरह दे दिया, तो उसके हिसाब से जो है इसे जो है समय से पहले ये समाप्त हो सकता है। लेकिन यह स्थित होता है राज्यसभा में अध्यक्ष वगैरह होते हैं वो निश्चित होता है, इसका कार्य समय जो है निश्चित रहता है। और लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब इसमें जो है विघटन हो सकता है, मतलब विघटन हमने बताया कि मतलब इसे समय से पहले समाप्त किया जा सकता है। समय से पहले समाप्त कैसे करेंगे? जैसे 554 सीटों की जरूरत होती है। 554 सीटों से अगर आधी सीटें हैं तो समझ पूर्ण बहुमत है, सरकार इसकी बनेगी। जैसे 2019 में जो है बीजेपी की सरकार बनी थी। बीजेपी की किस आधार पर बनी थी? पूर्ण बहुमत के आधार पर। पूर्ण बहुमत के आधार पर जब यहाँ पर जो बीजेपी के सांसद वगैरह चुनकर गए थे तो उन्हीं के आधार पर जो है यहाँ का प्रधानमंत्री जो है बीजेपी के नियुक्ति किए गए जो नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक, इसका कार्यकाल जो है अस्थायी होता है, मतलब इसे समय से पहले समाप्त हो सकता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, इसलिए इसे निम्न सदन कहा जाता है। विघटन नहीं हो सकता, मतलब इसकी समाप्ति नहीं हो सकती क्योंकि अगर इसमें जब बहुमत की जरूरत ही नहीं है तो इसमें तो समाप्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए इसे स्थायी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। जबकि वैल्यू इसी की ज्यादा होती है क्योंकि जो भी कुछ होता है सब कुछ पावर इसी में ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसे उच्च सदन कहा जाता है। बहुमत के आधार पर, हाँ, इसमें बहुमत जैसे 554 सीटों की जरूरत होती है। 554 अगर आधे से ज्यादा सीटें अगर मिल जाती हैं, जैसे 2000 अभी बताया था 2019 में बीजेपी की 554 से ज्यादा सीटें आ गई थी, आधे से ज्यादा, तो उसके आधार पर जो है मोदी जी को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया, यानी कि बीजेपी के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसमें बहुमत की जरूरत नहीं होती। इसका चुनाव हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग नहीं, मतलब इसका चुनाव कैसे होता है या मतलब ये सदस्य कहाँ से आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बाद में जानकारी करेंगे जो और वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसके आधार पर पीएम को नहीं चुना जा सकता। ठीक, इसके आधार पर हम पीएम को नहीं चुनते हैं,
मतलब पावर तो इसी की ज्यादा रहेगी, लेकिन इसके आधार पर पीएम इसके आधार पर आएगा क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह। लेकिन पीएम इसके द्वारा नहीं चुना जा सकता, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहा जाता है और इसे प्रथम सदन कहा जाता है। इसमें एक सवाल और पूछा जाता है, जैसे स्थायी सदन किसे कहते हैं? स्थायी सदन कौन सा होता है? राज्यसभा का स्थायी सदन होता है और लोकसभा का अस्थायी सदन। लोकसभा के सदस्य की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, मतलब लोकसभा का जो सदस्य बनेगा उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा की 30 वर्ष। केवल इसमें 5 साल का हम लोगों को फर्क करना है। लोकसभा की 25 वर्ष और राज्यसभा की 30 वर्ष। इसे 25 वर्ष होने के कारण इसे युवाओं का सदन और इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है। बूढ़ों का सदन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा है और इसकी उम्र कम है। वैसे उम्र का कोई ज़्यादा डिफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी जो कहा जाता है वो तो कहा ही जाता है। अब जो 545 जो लोग होते हैं संसद में, सांसद वगैरह, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। तो जो उनको कंट्रोल करने वाला जो अधिकारी होता है उसे हम कहते हैं अध्यक्ष। और अध्यक्ष वही अकेले तो पूरा सब कुछ कंट्रोल कर नहीं सकता, तो उसको उसके नीचे भी एक व्यक्ति होता है तो उसको कहते हैं उपाध्यक्ष। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा में राज्यसभा का जो अधिकारी होता है उसे कहते हैं सभापति, उपसभापति है। लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। ठीक, इसमें मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552 सदस्य होते हैं इसमें मैक्सिमम, और इसमें 500 वो 250। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ तो 552 कह रहे हैं और यहाँ पर जो है 545। अब ऐसा कैसे? इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे। ठीक, अब 545 में जो मनोनीत होते हैं वो दो लोगों को मनोनीत किया जाता है। इन्हें कौन मनोनीत करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, इन्हें राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है। वैसे तो ये जो है राष्ट्रपति के कहने पे ही मनोनीत होते हैं, बस केवल राष्ट्रपति तो बस साइन करता है केवल। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका जिक्र कहाँ पर, मतलब किसको कैसे मनोनीत किया जाएगा, उसका अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 31 में इसका जिक्र मिलता है। अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं इसको भी देखते हैं। एंग्लो इंडियन वह लोग होते हैं जिनकी जो है, जिनकी माता तो भारत की हो लेकिन पिता यूरोप के किसी अन्य देश का हो, तो उसे हम लोग जो है एंग्लो इंडियन कहते हैं। जैसे जो पहले हम लोग देखते हैं कि जो है पहले बाहर के लोग आए थे वहाँ पे इंडिया में आकर उन लोगों ने शादी वगैरह करी थी, तो वो लोग तो वहाँ अपने बीवी बच्चों वगैरह को ये सबको यहीं पे छोड़कर चले गए। तो उन लोगों की भी तो कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, तो उसके लिए जो है ना यहाँ पर 2 लोग एंग्लो इंडियन के तौर पर मनोनीत किए जाते हैं। इसकी शर्त ये होती है कि यूरोप के किसी एक देश से उनके पिता होने चाहिए और उनकी माता इंडियन होना चाहिए। ठीक, उन्हीं को मनोनीत किया जाता है। अब यहाँ पर जो वर्तमान में 500 वो मैक्सिमम यहाँ पर 550 है, लेकिन वर्तमान में 245 है। ऐसा क्यों? इसके भी अभी हम आगे देखेंगे। अब इन्हें कौन मनोनीत करता है? ठीक, यहाँ पर भी मनोनीत होते हैं, इनको भी जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसमें 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है जो कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्र से होते हैं। इसका जिक्र हमें संविधान के अनुच्छेद 80 का में मिलता है। ठीक है, अब इसमें देखो
ये मैक्सिमम आपको बताया था 552 और वर्तमान में कितने हैं 545। अब 545 जब है तो यहाँ पर 5 की कमी हो रही, तो 5 तो इसमें चले गए हमारे। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि संसद में हमारे आज भी 5 सीटें खाली छोड़ी जाती हैं। किसके लिए? पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसके जो 5 सदस्यों के लिए आज भी संसद में सीटें खाली छोड़ी जाती हैं, ताकि जो भी हमारा आने वाला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने उसे पता रहे कि हमारा कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हमें लेके आना है वापस कभी ना कभी। ठीक, इसलिए 5 तो ये निकल गए। अब 2 एंग्लो इंडियन हो गए। 2 एंग्लो इंडियन हमने आपको बता ही दी। ठीक, यहाँ पर निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो 550 होते हैं। अब यहाँ पर जो 5 तो ये निकल गए। ठीक, निर्वाचित सदस्य मतलब जिनका चुनाव होता है, जिनकी चुनने के लिए चुनाव होता है, 550 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें 530 सीट राज्य की होती हैं और 20 सीटें जो है यूनियन टेरिटरी की होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें होती हैं? 20 सीटें। जबकि वर्तमान में 543 सीटों पर जो है चुनाव होता है, जिसमें राज्य कितने सीटों पर होता है? 530 सीटों पर राज्य का चुनाव होता है। 13 सीटों पर यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेश की होती हैं। आगे थोड़ा सा और देखते हैं। देश को चलाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार का जिक्र हमें भाग 5 में मिलता है हमारे संविधान के। इसको देश को चलाने की जिम्मेदारी किसके लिए? केंद्र सरकार यानी कि संसद के पास। और जबकि राज्य को चलाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? विधानमंडल के पास। ठीक, विधानमंडल के पास राज्य को चलाने की जिम्मेदारी होती है। इसका हमारे संविधान में भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, अब थोड़ा सा लोकसभा विधानसभा में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसको कौन चलाता है? राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। और विधानमंडल को चलाने वाला सदस्य कौन होता है? राज्यपाल की भी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इन दोनों चीजों को अगर हम लोग रिलेट करेंगे दोनों एक दूसरे से, तो समझने में बहुत आसानी होगी और याद भी रहेगा आसानी से। बहुत सारी चीजें इसमें बार बार रिपीट होती रहती हैं। अब राज्यसभा के सदस्य के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल। और विधान परिषद के लिए भी 30 साल सदस्य, मतलब विधान परिषद के सदस्य के लिए भी जो है 30 साल होने चाहिए। लोकसभा के सदस्य के लिए 25 साल, 25 वर्ष जो है मिनिमम आयु होनी चाहिए सदस्यों के लिए। और विधानसभा के सदस्यों के लिए भी मिनिमम आयु जो है 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।